नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर दिल्ली में रामलीला मैदान में भव्य तैयारी हो रही है। कल जो है 14 दिसंबर है और 14 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ नारा एक बार फिर दिल्ली से बुलंद किया जाएगा एसआईआर के अगेंस्ट। कांग्रेस पार्टी ने जो बड़ी तैयारी की है इस रैली की, और इस रैली को एक अलग तरीके की शुरुआत मानी जा रही है। कितना अहम देखते हैं इस रैली को, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है इस रैली को? एक तो हम इस पर बात करेंगे, साथ में हम एक चीज और समझना चाहेंगे कि इस रैली को केवल कांग्रेस की रैली माना जा रहा है, इसमें इंडिया गठबंधन के जो तमाम दूसरे दल हैं उनके नेताओं को न्योता नहीं दिया गया, नहीं बुलाया गया है। तो ये कितना अहम रहने वाला है? क्या कांग्रेस पार्टी इस रैली के जरिए ये भी मैसेज देने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस जो है इस देश में भारतीय जनता पार्टी का सीधा विकल्प है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है देश के तमाम लोगों के पास? हेमंत सर। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक चीज हम सबको देखनी पड़ेगी कि पार्लियामेंट का सेशन अभी ऑन है, खत्म नहीं हुआ है। 19 तारीख तक पार्लियामेंट का सेशन है और इस रैली का जो पूरा बिल्डअप देखेंगे आप, जिस तरीके से कांग्रेस ने, पूरे विपक्ष ने सरकार की जो घेराबंदी की संसद के अंदर, तो दो ही तरीके हैं लोकतंत्र के अंदर, सदन के अंदर और सड़कों पर, ठीक, लोगों के बीच में। तो आपने देखा किस तरीके से संसद के अंदर जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। अब कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह पे इंडिया अलायंस ही हो। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मुख्य चैलेंजर तो ही, और इंडिया अलायंस का बेसिकली अगर कोई सबसे बड़ा घटक दल है तो स्वाभाविक तौर पे वो कांग्रेस पार्टी है, हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर पार्लियामेंट्स। तो उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी को पूरा हक है कि बतौर मुख्य विपक्षी दल, जरूरी नहीं है कि हर चीज मुख्य विपक्षी गठबंधन की हो, कांग्रेस पार्टी की खुद की भी हो सकती है। तो उस हिसाब से ये संसद सत्र के दौरान, और ये फैसला संसद सत्र की चुनाव की तारीख की घोषणा के तत्काल बाद कर लिया गया था। बिहार चुनाव का रिजल्ट आया, आपको ध्यान हो, उसके तत्काल बाद ये हुआ था कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से ये रैली दिल्ली में की जाएगी। पहले फर्स्ट वीक की प्लान थी, फिर वो फाइनली सेकंड वीक में आकर के टिकी। और राहुल गांधी आपको पता है इंडिया ओवरसीज कांग्रेस के एक फंक्शन में बर्लिन भी जा रहे हैं, जर्मनी, वो भी एक पूरे यूरोप के लेवल का एक बड़ा कार्यक्रम है। तो उससे एन पहले 14 की रात को करते ही वो निकल जाएंगे 15 को वहां। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज इस पूरे मुद्दे को लेकर के है। एक चीज पूरे देश ने देख ली, हर आदमी ने देख ली, कि प्रधानमंत्री तो किसी बात का जवाब नहीं देते, वो तो सारा देश लगातार 11.5 साल से देख रहा था। इस बार ये संसद के अंदर पहला सीन देखा आपने कि राहुल गांधी भरे सदन में चैलेंज कर रहे हैं उनके नंबर 2 ऑडिटर अमित शाह को, नंबर मुख्य चाणक्य और उनका रणनीतिकार। सरेआम सदन के अंदर देखा कि आप मेरे सवालों के जवाब पर बहस कर लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप बहस कर लीजिए। और एक तरीके से दहाड़ मार करके किस तरीके से साइड स्टेप करके चले गए अपने अमित शाह, उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसका जो विजय रथ है सो कॉल्ड 2014 के बाद, वो पूरे का पूरा एक्सपोज हो गया सदन के अंदर। तो लोकतंत्र में एक पक्ष है जो सदन के अंदर एक्सपोज करना, वो चाहे एसआईआर पे एक्सपोज हुआ, चाहे वो वोट काटने के नाम पर हुआ, वोट जोड़ने के नाम पर हुआ, वो एक पक्ष था। दूसरा, जो इनके क्रेडेंशियल्स हैं बतौर एक राष्ट्रवादी पार्टी, ये सब घोषित राष्ट्रवादी पार्टी है, सब घोषित राष्ट्रवाद है। जब राष्ट्रवाद की बात आई तो सारा पता लग गया कि कितने लोग इनके वंदे मातरम गाते हुए जेलों में गए। 4 नाम पूछे, फिर 2 पूछे, फाइनली 1 पूछा, वो भी नहीं मिला। जो व्यक्ति 52-53 साल तक ना तो राष्ट्रगान का प्रयोग करते अपने संघ के मुख्यालय पे, ना राष्ट्रीय ध्वज का करते, ना कोई वंदे मातरम गाने वाला मिला। जो आदमी नमस्ते सदा वत्सले के झंडे के नीचे चल रहे हो, वो वंदे मातरम की बात कर रहे थे, एक्सपोज हो गए। तो अब ये इसके बाद यही मौका है कि संसद के अंदर एक्सपोज कर दिया, अब लोगों के बीच में जाके उस संदेश को लेकर के जाओ कि देश का लोकतंत्र किस तरीके से खतरे में है। बेसिक आधार अगर डेमोक्रेसी का है वो तो वोट, राइट टू वोट है। राइट टू वोट अगर आपका खतरे में आ गया तो इसलिए ये कल की जो पहल है बहुत महत्वपूर्ण पहल है। और मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस के लिए कहीं बाध्यकारी नहीं है कि हर चीज में इंडिया अलायंस का ही टैग हो या मोहर हो। हर एक चीज के लिए अलग अलग रणनीति हर एक पार्टी अलग अलग अपने हिसाब से करती है। तो उन्होंने ये अकेले अपने दम पर तय करने का, तो अच्छी बात है, उनको करना चाहिए। बाकी दलों को भी किसी ने रोका नहीं है, वो भी करें अपने हिसाब से। अल्टीमेट एम तो जो सामने आपके दिख रहा है कि डेमोक्रेसी बहुत जबरदस्त खतरे में आ चुकी है और फासिज्म तेजी से बढ़ रहा है, तो उसको चैलेंज तो कहीं ना कहीं करना ही है। सदन के अंदर किया विपक्ष ने और अब सदन के बाहर कांग्रेस कर रही है। तो मुझे लगता है ये एक दूसरे का पूरक है, इससे एड ऑन होगा और पूरा मैसेज है उसकी कहीं ना कहीं जो लोगों के बीच में गूंज है वो और तेज होगी।
हम हालात पे बात करेंगे, लेकिन सर उससे पहले क्या इंडिया गठबंधन की जो तमाम दल हैं, जो तमाम बड़े चेहरे हैं, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनके लिए भी क्या ये एक बड़ा मौका है कि वो न्योते का इंतजार करने की बजाय सीधे तौर पर इस प्रोटेस्ट में शामिल हो, बजाय मंच पर चेहरा बनने के वो लोगों को एक तरीके से उनकी अगुवाई करते हुए दिखाई दें, उनके लिए भी एक बड़ा मौका है? नहीं, रामप्रकाश जी, इसमें बिना बुलाए आने का तो सवाल नहीं था, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई प्रदर्शन है, धरना है, कोई उस तरह की चीज है, उसमें तो आप आ भी सकते हैं स्वतःस्फूर्त एक नागरिक के नाते। लेकिन एक हम्म। नेता के नाते जब रैली हो रही है तो वो किसी पार्टी के झंडे के नीचे हो रही है, पार्टी का कार्यक्रम हम्म। है। पार्टी के कार्यक्रम में कोई दूसरा क्यों आएगा? या तो अगर ऐसी बात थी तो इंडिया अलायंस के झंडे के नीचे हो जाती ना वो। तो कोई सोच समझ हम्म। करके कुछ रणनीति के तहत उसको कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम रखा गया है, और उसमें कोई दूसरी पार्टी का आदमी क्यों आएगा, आप बताइए। धरना नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, किस तरीके का विरोध नहीं है, गिरफ्तारी नहीं देनी है, तो आपके पार्टी के झंडे के नीचे, पार्टी के सिंबल के नीचे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है, तो उसमें दूसरी पार्टी के नेता की कोई गुंजाइश उस शक्ल में ना बनती है। और कांग्रेस का कार्यक्रम है, कांग्रेस अपने हिसाब से कर रही है, और टाइमिंग उसने बड़ी वेल प्लान करके चुनी है, इसमें कोई शक नहीं। संसद सत्र के बीच में दिल्ली के अंदर, आप सोचिए ना, कोई और पार्टी होती तो हो सकता है कि उसको परमिशन भी ना मिलती रैली करने की, ये भी स्थिति हो सकती है आज के दौर में। लेकिन चूंकि हम्म। कांग्रेस है तो कम से कम इतनी शर्म तो बची हुई है अभी कि उसको रैली के लिए आप मना नहीं कर पाए। ये अलग बात है कि उसको कोई मीडिया कवर नहीं करेगा, कहीं कोई प्रचार पत्र उसका दिखाएगा नहीं कहीं पर कुछ भी, तो वो उसकी व्यवस्था सारी कर दी है। लेकिन हम्म। रैली अल्टीमेटली हो पा रही है तो उसका एक बड़ा कारण, आमतौर पर आप सोचिए ना, धरने प्रदर्शन को भी मना कर देते हैं, क्या कह के कि संसद चल रही है, धारा 144 लगी हुई है, ये कह करके। तो और कोई पार्टी हम्म। होती तो हो सकता है उसको परमिशन भी ना मिलती। लेकिन मुख्य विपक्षी दल है, पार्लियामेंट सेशन ऑन है, तो उसमें अगर मान लीजिए परमिशन ही दोगे तो फिर हंगामा हो जाएगा अंदर के, विरोध का प्रदर्शन भी नहीं करने देंगे, रैली भी नहीं करने देंगे। तो उस चक्कर में ये सारा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का अपना कार्यक्रम है, दूसरे नेताओं के आने का सवाल नहीं है इसके अंदर। लेकिन सर इस समय देश के जो हालात हैं, हालांकि वोट चोरी या एसआईआर कोई बहुत बड़ा मुद्दा हमने देखा बिहार के चुनाव में नहीं बन पाया, ऐसे में कांग्रेस के लिए कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसको मान लिया जाए, कितना जरूरी कदम मान लिया जाए, क्योंकि इससे उलट देश के हालात में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सीधे तौर पर इफेक्ट कर रही हैं। आज देश में जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उसके उलट जो है उसकी तस्वीर है, देश की हालात उसके बिल्कुल उलट हैं जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। एक तरफ गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, देश में कर्जा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जो है अडानी अंबानी की दौलत बढ़ रही है, और साथ में एक सबसे अहम और जरूरी चीज जो है, आज जिस कदर भारतीय जनता पार्टी की संपत्ति बढ़ती चली जा रही है, वहीं देश में बाकी सारे सियासी दल गरीब होते चले जा रहे हैं, उनके खाते में चुनाव लड़ने की स्थिति तक नहीं बची है। ऐसे में क्या होगा, कैसे बदलाव होगा, किस बदलाव की उम्मीद और कैसे बदलाव की उम्मीद की जाए? नहीं, रामप्रकाश, देखिए, एक चीज कोई हमेशा चीज ध्यान में रखिएगा आप, कि मोदी जी हमेशा क्या कहा करते कि पहले बात की कांग्रेस मुक्त भारत की, ठीक। फिर नड्डा साहब प्रचार के लिए गए, वहां क्या बोल के आए कि इस देश के अंदर बेसिकली रीजनल पार्टियों का कोई भविष्य नहीं है, मैक्सिमम दो पार्टियों का है, यानी कि उसको वहां ले आए। और फिर मोदी जी उसको एजेंडे में ले आए, विपक्ष मुक्त भारत। तो उनका जो 11.5 साल का सफर है, एक बार उसको आप कंपेयर कीजिएगा। इस देश के अंदर जो लोकतंत्र का जो बेंचमार्क है वो है लेवल प्लेइंग फील्ड। जिस कांग्रेस पार्टी को आप ये कह रहे हैं कि उसने 60 सालों तक देश को लूट लिया, लाखों करोड़ रुपया और फला और पता नहीं क्या क्या, उस कांग्रेस पार्टी का 2004 में जब उसने सत्ता में वो थी, 38 करोड़ रुपया उसके पास था, ठीक, 2004 में जब सत्ता में आई। और जब उसने सत्ता छोड़ी तो उसके पास 390 करोड़ रुपए थे 2014 में, और आज उसके पास है 1/3, यानी कि 133 करोड़ रुपए। अब इसको उल्टा कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 2004 में भी कांग्रेस से ज्यादा था, क्योंकि वो सत्ता में थी, अटल जी की सरकार थी। तो कांग्रेस के पास 38 करोड़ थे, इनके पास 88 करोड़ थे। 2014 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड को कंपेयर कीजिएगा। 2014 में कांग्रेस 10 साल सत्ता में खत्म करके चली, उसके पास 390 करोड़ थे, भारतीय जनता पार्टी के पास 295 करोड़ थे, केवल 100 करोड़ का अंतर, या 1/3 कह लीजिए आप, उससे भी कम। 2024 में देखिए, कांग्रेस के पास 133 करोड़, 60 साल लूट बचाने वाली पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के पास 10,107 करोड़ रुपए। आपको लगता है इनका कोई मुकाबला कर सकता है? जब कांग्रेस की यह स्थिति है तो कोई और पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल या कोई भी, सारे मिलकर भी इस मनी पावर के साथ कोई लड़ सकता है क्या? ये अंतर देखा आपने? कांग्रेस लुटेरी पार्टी थी, 10 साल के राज के बाद उसके पास 390 करोड़ थे। ये कथित राष्ट्रवादी है,
इनके 295 करोड़ से बढ़ के 10,107 करोड़ रुपए हो गए। छोड़ दीजिए इस बात को, पूरे देश के अंदर कोई ऐसा जिला मुख्यालय बताइए मुझे जहां पर इनका 5 स्टार कार्यालय ना हो। 500 से ऊपर कार्यालय बन चुके हैं, सारे के सारे 5 स्टार। कांग्रेस पार्टी के पास प्रदेश मुख्यालय पर एक दफ्तर मिलना मुश्किल है अपना खुद का, इनके पास पूरे देश के हर जिला स्तर पे। कहां से आया वो पैसा, ये सोचने की बात है। दूसरा, जिस तरीके से आपने देखा जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारी की सारी पोल खुली कि सारा विपक्ष एक तरफ, उससे भी भारी भारतीय जनता पार्टी। और फिर जो आप लोकतंत्र की बात करते हैं, त्रासदी देखिए, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है, उसको स्ट्राइक डाउन कर देता है। प्रशांत भूषण जाते हैं कि साहब आपने इसको असंवैधानिक बताया है, ये सारे के सारे मामले क्विड प्रो को के हैं, लेन देन के हैं, काम के बदले धंधा है, चंदे के बदले धंधा है, इसकी जांच करा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट उससे पल्ला झाड़ देता है। फिर आप इसको लोकतंत्र कहेंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के तहत किसी स्कीम को असंवैधानिक बताता है तो उसकी जांच कौन करवाएगा, सुप्रीम कोर्ट या कोई और? क्यों नहीं हुई जांच? ये है लोकतंत्र, जो पॉपुलर नैरेटिव वर्सेस द रियलिटी। कांग्रेस पार्टी लुटेरी, उसके बावजूद सत्ता 10 साल की और 390 करोड़ रुपए, यहां 11.5 साल की सत्ता 295 करोड़ से बढ़ करके 10,107 करोड़ रुपए। और ये ईमानदार, पूरे नॉर्थ ईस्ट की कोई स्टेट उठा के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। फिर अगला नैरेटिव देखिए प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी का नैरेटिव क्या है कि मेरी सरकार तो गरीबों की सरकार है। राहुल गांधी क्या कहते हैं, ये सरकार A1 और A2 की सरकार है। तो A1 आप भी जानते हैं कौन, पुराने वाले A1 मुकेश भाई, उनकी 2014 में जो नेटवर्थ थी वो थी 18.6 बिलियन, 2024 में उनकी है 119.5 बिलियन, 2024 की बात कर रहा हूं। और ये ग्रोथ है 542%, 542%, ध्यान रखिएगा। फिर आपके दोस्त A2, उनकी 2014 के अंदर जो नेटवर्थ थी वो थी 7.1 बिलियन, 7.1। 2024 में कितनी है, 116 बिलियन, ग्रोथ है 1535%, 1535% A1 A2 की, और A1 की 542%। किसानों की आय दुगुनी होनी थी, होगी। हर घर व्यक्ति को छत मिलनी थी, हो गया। 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलने थे, हो गए। काला धन आना था, आ गया। अब एक दूसरे उस पर चलिए। जब मोदी जी ने सत्ता संभाली 2014 में, भारत पर जो कर्ज था वो 58.5 लाख करोड़ रुपए था, ठीक। 1947 से लेकर के 2014 तक 58.5, और मोदी जी के 11.5 साल में 186 लाख करोड़, 315%। देश के ऊपर 315% कर्ज बढ़ गया, ठीक। मेक्सिको जैसा देश आपके ऊपर 50% टैरिफ लगा देता है, प्रधानमंत्री की आवाज नहीं निकलती, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। और किस समय लगाता है, जिस समय ट्रंप मोदी से बात कर रहे होते हैं, उसी समय वो घोषणा आ रही होती है कि अमेरिका की तर्ज पर मेक्सिको ने भी भारत में 50% टैरिफ लगा दिया। भारत की अंदरूनी सियासत, भारत की बाहरी सियासत, जो ये सारे का सारा आपका ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कुछ हुआ, पूरी दुनिया देख रही है भाई। कोई साथ खड़े होने वाला नहीं है, नाम खड़े लेने वाला नहीं। अभी अभी पुतिन साहब आए थे, क्या था उससे पहले कि S-400 करेंगे, S-500 कर देंगे, सुखोई 57 लेंगे, आवाज भी निकली कहीं पूरी उसमें? क्यों? कि अमेरिका की कहीं फिर से फायरिंग लाइन में आ जाओ। और ये क्या कहते हैं, 56 इंची सीना। तो ये जो पूरा नैरेटिव है ना राम प्रकाश जी, नैरेटिव क्या है, सरकार बढ़ाते हो आप वोट चोरी से, चंदे के बदले धंधे से, उद्योगपतियों को पैसे पहुंचाते हो, नाम लेते हो गरीबों के नाम पर, वोट मांगते हो गरीबों के नाम पर। तो उस सारी चीज को फिर वंदे मातरम की, राष्ट्रवाद की चाशनी लगाते हो। वो सारी चीजें अब संसद के अंदर एक्सपोज की गई है बुरे तरीके से। तो उसको सड़कों पर आकर के लोगों के बीच में लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, विपक्ष का क्या काम? तो रामप्रकाश जी, संसद के अंदर एक पार्ट हुआ जहां SI और वंदे मातरम हुआ। उसके बाद जिस तरीके से गुजरात के अंदर एक, आपको पता है, कांग्रेस की यात्रा चल रही है। और इसी तरीके से संसद सत्र के दौरान ही दिल्ली में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन, वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से, वो जो SIR से लेकर के सारे चीज इशू डिस्कस हो गए। प्लस आप कहते क्या हो और करते क्या हो, डोमेस्टिक फ्रंट हो चाहे इंटरनेशनल फ्रंट हो, देश को तो ये गुमराह करके बताते रहे कि दुनिया में डंका बज रहा है, और दुनिया को सारी हकीकत का पता है। उस हकीकत का ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को भी पता लग गया। तो अब आपके पास क्या बचा है, अब आप नाम बदलो, अभियान पे चल पड़े। प्रधानमंत्री घर का नाम बदल दो,
मनरेगा का नाम बदल दो, डाइवर्जन कंप्लीटली। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का बदल के अगर पूज्य बापू कर देंगे तो क्या फायदा हो जाएगा। और कमाल देखिए, एक नहीं, अभी तक मोदी जी के 11.5 साल के शासनकाल में ये 33वीं योजना है जिसका नाम बदला गया है। सारी की सारी योजना कांग्रेस की, और उनका नाम बदल करके किसी के सामने इंडिया, किसी के सामने प्रधानमंत्री, किसी के सामने दीनदयाल उपाध्याय, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इन सारी चीजों को एक्सपोज आप सदन के अंदर करते हैं तो सदन के बाहर भी करेंगे ना। तो ये रैली उसके हिसाब से है। तो मुझे लगता है एक पहल है ये, और इसका भी एक मैसेज आएगा खासतौर पे जब पार्लियामेंट इज इन सेशन। कुछ के नाम तो सर बदले भी नहीं गए, केवल शब्दों का अर्थ बदल करके नया नाम दे दिया गया। उसका शब्द का कोई पर्यायवाची लगा दिया गया, या कहीं स्कीम थी तो उसकी जगह योजना कर दिया गया। मतलब इस टाइप का परिवर्तन करके और काम चलाया जा रहा है। देश को दिखाया, देश का विकास तय किया जा रहा है। 60 सालों में, 70 सालों में क्या हुआ, उन्हीं स्कीमों के साथ उन पर सवाल उठाया जाता है, लेकिन नाम बदल करके उन्हीं स्कीमों को उनकी वाहवाही की जाती है और ये बताया जाता है कि कैसे देश जो है विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है और कैसे देश जो है वो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर आकर के खड़ा है। जबकि रुपए की हालत लगातार गिरती जा रही है, रुपया लगातार गिर रहा है। वित्त मंत्री कह देती हैं कि नहीं, रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो ये इस तरीके की जितनी चीजें हैं, जितनी नैरेटिव्स हैं, फिर वही चीज एक आ जाती है कि आखिर जब हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं तो, और दूसरा सरकार किसी विरोध मानने को तैयार नहीं है, किसी भी आलोचना को वो आलोचना मानने को तैयार नहीं है, सवाल को वो सवाल नहीं मानते हैं, मुद्दों को वो मुद्दा नहीं मानते हैं, परेशानी को परेशानी नहीं मानते हैं, हर चीज को वो अपनी उपलब्धि के तौर पर देखते हैं। ऐसे में 14 तारीख की ये रैली कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को फिर वो दिखाएंगे कि देखिए मुद्दा चला नहीं, अब ये मैदान, गांधी मैदान में आकर के बैठ गए, रामलीला मैदान में आकर के बैठ गए, तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है। नहीं, कौन सा मुद्दा नहीं चला? मुद्दा तो ऐसा चला कि बगले झांकता रहा पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम। भाई अमित शाह को सरेआम पूरा देश देख रहा है, सदन के अंदर ओपनली चैलेंज किया जाए 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरिट्स पे आप आके बैठ, और अमित शाह पूरा साइड स्टेप करके उस क्वेश्चन को, प्लस जो 4-5 सवाल थे चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के, वो सारे सवाल उठाए। उनमें से किसी को अमित शाह जी ने चिमटी से भी छुआ नहीं। तर्क देना एक बात होती है, क्यों? क्योंकि आप अगर समस्या को स्वीकार कर, आप ये बताइए ना मुझे, चुनाव का प्रोसेस में सरकार उस पर डिस्कशन में क्या दिक्कत होनी चाहिए? बताओ। 4-5 सवाल उन्होंने कहे, आप बताते ना कि इम्यूनिटी क्यों दी इलेक्शन कमिश्नर्स को, बता देते एक बार। छुआ उसको मुद्दे को, फिर कहा कि जो ये ईवीएम का पूरा स्ट्रक्चर है ये हमारे विपक्ष को बताइए जरा, उसको टच भी किया कहीं? सोचिएगा, आपकी क्या नाम है, इसका जो सीसीटीवी फुटेज है उसका कानून आपने क्यों बदला, इसको कहीं टच किया अपने अमित शाह जी ने? टच किया? हरियाणा की वोट चोरी, ब्राजीलियन मॉडल 22 बार, एक महिला का फोटो 200 बार, कहीं टच किया उसको? यही तो सवाल थे। कहा उसके अलावा मुद्दा कैसे रेजोनेट होता है? आप स्वीकार मत कीजिए ना भाई, आपके पास पोमेरियन मीडिया है, आपके पास प्रचार पत्र है, जो प्रोपेगेंडा है वो करा लीजिए। हकीकत तो ये है ना कि सदन के अंदर विपक्ष ने आपको सांस नहीं आने दिया, चाहे वोट चोरी का मामला हो, चाहे वंदे मातरम का वो हो। और वंदे मातरम तो इतना बड़ा सेल्फ गोल हुआ है वो डिस्कशन, उसकी तो आप अभी कल्पना कर सकते हैं। और आप क्या सोच रहे हैं, जो ये अभी जो नाम बदला है मनरेगा का, जो पूज्य बापू किया है, ये वैसे ही है क्या? एक तरफ तो आप बंगाल चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही महात्मा गांधी का नाम, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का नाम दिया था, और सरकार मनरेगा में से उनका नाम हटा रही है, पूज्य बापू कर रही है। तो ये भी बंगाल का सम्मान ही होगा एक तरीके से। पश्चिम बंगाल के कितने पैसे बकाया है मनरेगा के खाते में, उसका कोई जिक्र किया हो? तो किस बेसिकली क्या है ना, एक अपने प्रोपेगेंडा तंत्र के जरिए चुनाव और ज्ञानता को मुख्य चुनाव सहयोगी बना करके अपने हिसाब से वोटर लिस्टें बनवा करके चुनाव में जीत हासिल कर लेना एक पक्ष है, और लोगों की जो एक भावना है वो आपके साथ है या नहीं, वो आप किसी भी शपथ ग्रहण समारोह में देख लीजिए, किसी भी शपथ ग्रहण। अभी पटना में नीतीश कुमार जी ने शपथ ली, देखिए आपने, प्रधानमंत्री थे वहां, कहीं कोई जोश दिखाई दिया आपको कि भाई स्वतःस्फूर्त लोग आए हो या कोई जोश हो दोबारा सरकार बनने का? और ये मॉडल आपने कहां देखा? बिहार में ताजा देखा, महाराष्ट्र में देखा, हरियाणा में देखा, दिल्ली में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा।
ये वोट चोरी नहीं है तो क्या जवाब दे दीजिए ना, आप दीजिए जवाब। और नहीं, समस्या को तो आप वैसे भी स्वीकार नहीं करते ना। भाई दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या कह रही थी कि थर्मामीटर के जरिए जो अपना प्रदूषण मापने का, प्रदूषण को थर्मामीटर से नापते हैं। इनका जो पर्यावरण मंत्री है वो 2026 के गुड डेज बता रहा है 2025 में। तो ऐसी त्रिकालदर्शी सरकार से तो भगवान ही बचाए भाई साहब। हकीकत क्या है? हकीकत यह कि ये लोगों की ट्रेनिंग का हिस्सा है कि कभी भी मूल मुद्दे पर बात मत करो। झूठ और भटकाव इनके मुख्य वेपन है। प्लस सत्ता की ताकत के जरिए मीडिया को प्लस सारे इंस्टीट्यूशंस को कब्जा करके अपने हिसाब से पूरा माहौल बनवाना। इसके अलावा इस देश में 11.5 साल में कुछ हुआ हो तो बता दीजिए। वैसे में आप योजनाओं के नाम बदलो, जगहों के नाम बदलो, प्रधानमंत्री आवास का नाम बदलो, कुछ भी करते रहो। हकीकत तो यह है ना कि डिलीवरी जो वर्ल्ड इंडेक्स है जितने भी इश्यूज के ऊपर, डेमोक्रेसी इंडेक्स से लेके पॉवर्टी इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, जो अपने क्या नाम है जितने भी जो ये है, किसी पर भी आपकी कोई प्रोग्रेस हुई है क्या 11.5 साल में? पासपोर्ट की उसके हिसाब से चला पासपोर्ट किसी मुद्दे पे तो हो। केवल जुबानी जुबा खर्चे कि मैंने बता दिया कि हम दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, बात खत्म, भक्तों ने मान लिया। उसकी रियलिटी क्या है वो सारा देश देख रहा है। कहीं खड़े होने लायक नहीं अभी बचा। अभी आपने सर जिक्र किया था कि इस रैली को भले ही मीडिया दिखाए ना, कवरेज में ना आए, लेकिन कल जो है वो 14 तारीख की अगर हम बात करें तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा कार्यक्रम अभी तक प्रस्तावित नहीं है जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया पूरे दिन स्क्रीन पर चमका सके। तो ऐसे में आखिर उनके पास क्या विकल्प है? क्या जब इसके बावजूद भी वो एक इतने बड़े रैली को, इतने बड़े, जहां पर तमाम जमावड़ा होगा बड़े नेताओं का, तमाम प्रदेशों से बड़ी तैयारी है कांग्रेस की, यूथ कांग्रेस की, तमाम लोगों के सम्मिलित होने की, ऐसी रैली को दरकिनार कर पाएगा मेन स्ट्रीम मीडिया? सदा से करते हैं, नई बात क्या है? कल कुछ भी नहीं नया सुनना छोड़ दिया जाएगा आईटी सेल के द्वारा। वो एक संपादक जी बैठते हैं ना अपने साउथ ब्लॉक में, वो सुबह 11 बजे वाली मीटिंग में बता देंगे रैली तो 1 बजे है, जब राहुल गांधी, खड़गे साहब, सोनिया और ये सब बोलेंगे। उससे पहले तो 11 बजे वाली मीटिंग में होमवर्क मिल जाएगा ना कि आज क्या चलाना है। सुबह कोई सुनना छोड़ देंगे, पूरा दिन उस पर चलेगा। बाकी 15 तारीख से मोदी जी विदेश यात्रा पे है, फिर डंका सुनिएगा आप। इनके पास, आप कल की बात छोड़ दीजिए, वोट चोर गद्दी छोड़ रैली, इनके पास 365 दिन का मसाला है राम प्रकाश जी। हर चीज को कैसे काउंटर करना है, एक थैले में एक कबूतर निकाल के उड़ा देते हैं। आप बताइए ना, ग्रुप में 12 एडिटर है ना, जो सो कॉल्ड एडिटर तो क्या है, वो संपादक कहते हो आप लोग, मैं तो चंपादक कहता हूँ। वो चिपकाते ही है वहां से आए हुए सामान को, उसको इसलिए मैं चंपादक बोलता हूँ। तो उन संपादकों को सुबह 11 बजे मैसेज दे दिया जाएगा कि भैया ये चलेगा आज। तो कांग्रेस की रैली में तो कुछ नेगेटिव होगा तो जरूर चलवा देंगे, वो भी ढूंढ के, नहीं तो प्लांट करा करके। कांग्रेस रैली की तो कोई झलकी दिख जाए तो अहोभाग्य होगा विपक्ष का। इनके पास पूरा क्लियर मामला है कि क्या चल रहा है, किस दिन चल रहा है। और कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के डंके बताने लग जाएंगे कि 3 देशों की यात्रा पे जा रहे हैं, ये करेंगे। हकीकत क्या है वो सबको पता है कि अपने A2 दोस्त के लिए सोने की खानों का जुगाड़ करके आना है, इसलिए 2 देश साथ में जोड़े। तो एवरीबडी नोज दैट, इसलिए इनको स्मोक स्क्रीन करने के चैंपियन है। और वहां तो सवाल मीडिया की तो बात आप जब करोगे ना, कि जब आप कुछ कह रहे हो और मैं मानने को तैयार ना हूं, आप कह रहे हो झुकने के लिए और मैं रेंगने को तैयार हूं, तो मीडिया की तो वो स्थिति है ना कि मीडिया तो क्रॉल कर रहा है, जैसे भारत की इकोनॉमी कर रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्या कहा कि इंडियन रुपीज इज क्रॉलिंग, यही कहा ना। तो आज का हिंदुस्तान का मीडिया तो क्रॉलिंग से भी अगर कोई अगली स्टेज हो तो उस पर है, वो तो कभी चर्चा करेगा ही नहीं। ये तो इतनी बड़ी रैली है, और भी कोई इशू हो तो कभी विपक्ष को डिमीन तो कर सकते हैं वो। विपक्ष को हाईलाइट करने की तो कल्पना छोड़ दीजिए ना आप। भाई एक राष्ट्र एक नेता का सिद्धांत ऑलरेडी लागू है देश में, आप स्वीकार कीजिए या मत कीजिए, उसको पुख्ता करने के बाकी सारे जतन चल रहे हैं। उसमें ये कितने कामयाब होते हैं और राहुल गांधी उसको रोकने में कब तक कामयाब होते हैं, यही देखने वाली चीज है। जी, निश्चित तौर पर रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद करने के लिए, एसआईआर के अगेंस्ट अपनी ताकत दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार बड़ी तैयारी कर रही है। तमाम अलग अलग प्रदेशों का जो कांग्रेस संगठन है वो तैयारी कर रहा है, यूथ कांग्रेस का संगठन तैयारी कर रहा है। अब इसको कितना सफल होने देती है सरकार, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर ये सारे लोग पहुंच जाते हैं रामलीला मैदान में तो निश्चित तौर पे वहां से जो मैसेज जाएगा वो एक बड़ा संदेश हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार जो है अपनी तैयारियों में कोई कमी छोड़ रही होगी। तो ये भी हमें कल देखने को मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच।